शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज भूगोल में मैप के अंतर्गत हम देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी को। वर्ल्ड जियोग्राफी में पार्टिकुलरली हम डिज़र्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के आगे हम टाकला माकन डिज़र्ट के बारे में आज चर्चा करेंगे। टाकला माकन डिज़र्ट पार्टिकुलरली आपको ये चाइना में दिखाई देगा। इसके पहले हमने गोबी के डेजर्ट के बारे में जाना था, कुछ फैक्ट हमने देखे थे। गोबी का जो मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल है। गोबी के मरुस्थल से यदि आप पश्चिम की तरफ में जाते हैं, ठीक है, यदि आप पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो टाकला माकन डेजर्ट पड़ेगा। टाकला माकन का जो एरिया इतना बड़ा है कि आपका जो पूरा का पूरा फिनलैंड है, लगभग फिनलैंड के बराबर एरिया इसने घेरा हुआ है एंड इज़ ओनली स्लाइटली स्मॉलर देन जर्मनी। जर्मनी के बराबर ही है, बस थोड़ा सा छोटा आप इसको बोल सकते हैं। ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट शिफ्टिंग सैंड डिज़र्ट माना जाता है और यहाँ पर हमको जो इसका 85% हिस्सा है, टोटल एरिया का 85% जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको क्रिसेंट टाइप के सैंड ड्यून देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो ड्यून आपको दिखाई दे रहा है ये क्रिसेंट टाइप का सैंड ड्यून है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हवा किस प्रकार से चल रही है, हवा ऐसे करके चल रही है, अपने साथ में रेत वगैरह जमा कर करके ये लाते जा रही है, ऐसे करके उसने जमा करते गई और ऐसे करके उसने एक पहाड़ का निर्माण कर दी। इसको हम बोलते हैं बरखान ड्यून या फिर हम इसको बोलते हैं क्रिसेंट ड्यून बोलते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के शेप आपको इस डेजर्ट में देखने को मिल जाएंगे। वहीं यदि हम बात करें इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। यहाँ पर आपको बहुत तेज वाइंड चलती हुई दिख जाएगी एंड वेरी लिटिल परसिपिटेशन, बहुत कम वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेम्परेचर में शिफ्ट देखने को मिलेगा, दिन में और रात दोनों के बीच में यदि आप अंतर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखाई देगा। अब ये जो मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि टाकला माकन डेजर्ट का फैलाव किधर किधर पर है। पार्टिकुलरली यदि आप चाइना में जाएंगे, किस वाले हिस्से की तरफ में, नॉर्थ और पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे, जिधर पर किर्गिस्तान पड़ जा रहा है, किर्गिस्तान की बाउंड्री पड़ जा रही है, तो उसी के किनारे किनारे में आपको टाकला माकन डेजर्ट दिखाई देगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलरली जिनजियांग प्रांत की। तो चाइना का तो जिनजियांग प्रांत है, ये देखिए पूरा इतना बड़ा एरिया है इसका। इस एरिया में आपको यहाँ पर टाकला माकन डेजर्ट दिखाई दे रहा है मैप में। नॉर्थ की तरफ में ऊपर जाएंगे तो आप मंगोलिया पड़ जाएगा, कजाकिस्तान पड़ जाएगा, किर्गिस्तान पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अन्य देश भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। वहीं यदि हम देखें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने एरिया में इसका फैलाव है, तो लगभग 37,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि इसको बना देता है चाइना का सबसे बड़ा डेजर्ट, बिगेस्ट डेजर्ट। वहीं इसके नाम की बात करें, टाकला माकन। टाकला माकन का मतलब होता है प्लेस ऑफ नो रिटर्न। एक बार अभी आप यदि यहाँ पर एंटर कर जाएंगे तो दोबारा आप लौट करके वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉलकोर चलता है, ओरल ट्रेडिशन है। लोग बातचीत में कहते हैं कि ये डेजर्ट इतना ज़्यादा हॉट है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि यदि आप एक बार यहाँ चले जाएंगे तो दोबारा लौट करके वापस नहीं आते हैं। इसके बाद इसको हम एक रूप में और जानते हैं। ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो सिल्क रोड का रूट हुआ करता था वो यहीं से होकर के जाता था। टाकला माकन डेजर्ट सर्व ए वाइटल रोल इन द सिल्क रोड ट्रेड एज टू ऑफ द ओसिस इन द डेजर्ट सर्व्ड एज ट्रेड पॉइंट। यहाँ पर दो ठो मरुद्यान आपको देखने को मिलेंगे, जिसके चलते चलते जो ट्रेड रूट है व्यापारी लोगों का और भी ज़्यादा आसान हो जाता था। लोकेशन की बात करें तो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है राइट द मिडल ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड बेसिन इन द चाइना, तारिम बेसिन। यहाँ पर आपको एक नदी भी देखने को मिल जाएगी, उसी के तारिम रिवर के बेसिन में आपको देखने को मिल जाता है।
ये लोकेटेड है जिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में पड़ जाता है। ये जो टाकलामाकन डेजर्ट है इस फ्लैंक्ड बाय टू टावरिंग माउंटेन रेंजेस। ये आपको दो ठो रेंजेस भी देखने को मिल जाती हैं। कहाँ कहाँ पर? तियानसान नॉर्थ की तरफ में और कुनलुन माउंटेन पड़ जाता है साउथ की तरफ में। ठीक है, यदि आप यहाँ पर इसका ऐसे करके मैप बनाएंगे और यदि आप नॉर्थ की तरफ में जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ में जो पर्वत है वो तियानसैन है, और वहीं यदि आप साउथ की तरफ में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुनलुन माउंटेन है। ऊपर में है तियानसैन और नीचे में है कुनलुन माउंटेन। इसके साथ साथ में हमको जो है पामीर माउंटेन भी देखने को मिलता है, तियानसैन टू द वेस्ट एंड द फेम्ड गोबी डेजर्ट टू द ईस्ट। यहाँ पर आपका पड़ जाएगा गोबी डेजर्ट। वहीं यदि आप देखें वेस्ट की तरफ में, ये ईस्ट वाली डायरेक्शन हो गई, ये इधर गोबी का मरुस्थल है, और जो पामीर माउंटेन है वो इस तरफ पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती कि कौन किधर से ही इसको घेरे हुए हैं। वहीं यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो ये जो समर का मौसम होता है यहाँ पर तो काफ़ी गर्म रहता है। टाकलामाकन विथ टेम्परेचर रीचेस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान चले जाता है। और वहीं यदि आप देखेंगे ठंडी के दिनों में या फिर रात का जो टाइम रहता है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये चीज़ फेमस है ममी के लिए। वाइट वुमेन प्रिज्यूम टू बी इन हर 40s व्हेन शी डाइड इन चाइना 3000 साल को। यहाँ पर आपको एक ममी देखने को मिलेगी जिसका जो मॉडल है लगभग 3000 साल पुराना है। इट इज़ कॉल्ड ब्यूटी ऑफ लुआन। इसको क्या नाम से जाना जाता है? ब्यूटी ऑफ लुआन के नाम से जाना जाता है। एक और जो ममी है जिसको चेरेंस चेरेक, ठीक है, चेरेजन के रूप में है, क्या नाम रखा गया थोड़ा अच्छे से देखते हैं, चेरचेन। एक और नाम क्या है? चेरचेन है। और इसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है। टाइम पीरियड को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी। तो ये लगभग 2 मीटर है एंड कैन बी सीन इन हिस यूरोपियन स्टाइल ट्यूनिक एंड टार्टन ट्राउज़र। ट्राउज़र में भी इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो जो पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो संसद से रिलेटेड देखने वाले हैं। संसद में कुछ महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में जो नियम कानून चला करते थे, सरकार उनका नाम चेंज कर रही। सरकार नाम चेंज करने के मामले में हमेशा आगे रही है। जैसे कि पहले आपने आईपीसी सुने होंगे, सीआरपीसी सुने हैं, एविडेंस एक्ट सुने हैं, इनमें संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रपोजल और भी आए हैं। इसमें इंक्लूड है डेथ फॉर मॉब लिंचिंग। यदि किसी को भीड़ ने मार मार करके उसकी हत्या कर दी है तो इसके लिए भी कानून में कुछ सज़ा का प्रावधान निर्धारित किया गया है। 10 ईयर जेल फॉर फिजिकल रिलेशन ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। यदि आपने कहा है लड़की को कि मैं आपसे शादी करूंगा और ये वादा करके यदि आप लड़की से संबंध बना रहे हैं और बाद में शादी नहीं करते हैं तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा जो सेडिशन के कुछ सेक्शन है ना, उनको रिपील किया गया है, उनको भी कुछ वापस लिया गया है, कुछ चेंजेस किया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो ब्रिटिश एरा का कोडेक्स है इसको हम क्या कर रहे हैं, इनमें संशोधन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना वो सिटीजन फ्रेंडली बन जाएगा। इसके अंतर्गत जो आपको की चेंजेस देखने को मिल जाएंगे वो पहला है इंडियन पीनल कोड 1860। सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या बना दी है, भारतीय न्याय संहिता बना दी है। फिर आता है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 का, सरकार ने इसको बना दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS बोलते हैं। फिर आ जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, तो इसको सरकार कहेगी भारतीय साक्ष्य। गवर्नमेंट का कहना है ये जो सेडिशन से रिलेटेड कानून है इसको रिपील किया गया है, लेकिन सेक्शन 150 ऑफ द BNS डील विद द ऑफेंस। लेकिन BNS में इस चीज़ का प्रावधान सरकार ने कर दी है, उसको ख़त्म करी तो सरकार ने इधर पर प्रावधान कर दी।
सेडिशन लॉ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा सरकार करती थी लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। जो लोग सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाते थे उनकी आवाज़ को दबाया जाता था सेडिशन लॉ के अंतर्गत। क्योंकि सेडिशन लॉ में ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो पा रही है कि कौन सी चीज़ है जिसके चलते चलते ये कानून आपके ऊपर लागू होगा। तो सेक्शन 150 का जो रिलेशन है बीएनएस में, वो इस प्रकार के ऑफेंसेस से डील करता है। इसमें सेडिशन टर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसकी जगह में इंडेंजरिंग सोवर्निटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिलाकर के उसको हटा दिया है और इसको ला दिया है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई अंतर यहाँ पर समझ में नहीं आता है। तो जो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 है जो कि रिप्लेस कर देगा आईपीसी को, आईपीसी की जगह कौन ले लेगा? भारतीय न्याय संहिता ले लेगी। ये बताता है कि हम जो है कैपिटल पनिशमेंट रख रहे हैं, मैक्सिमम सेंटेंस फॉर मूव लिंचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जेल की सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा सजेशन दिया गया है कि 10 साल की जेल हो जाएगी यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं किसी वुमेन के साथ में, आप कहते हैं कि मैं मैरिज करूंगा और बाद में मैरिज करने से मना कर देते हैं, तो 10 साल की आपको जेल होने वाला है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाई ए मैन विथ हिज आउन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 एज ऑफ इज़ नॉट रेप। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियरली ठीक है पता चल जाएगी क्या कहा गया है इसमें। यदि आप संबंध बना रहे हैं आपकी खुद की वाइफ से, वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स इज़ नॉट रेप। ठीक है, यदि आपकी जो वाइफ है 18 साल से कम उम्र की, इसके बाद भी यदि संबंध बनाए जाते हैं तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल कर यहाँ कर सामने आता है। कुल मिलाकर के यदि आपने 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी किया है, संबंध भी बना लिया है, तो आपके ऊपर केस दर्ज नहीं होना है। क्लियरली यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है। इसके अलावा मिस्टर शाह का कहना है सेडिशन को लेकर के, सेडिशन हैज़ बीन रिपील्ड। सेडिशन को सरकार ने क्या काम कर दी है? सेडिशन को सरकार ने ख़त्म कर दी है या फिर रद्द कर दी है। अब सेडिशन कानून नहीं रहेगा। यहाँ पर जो रिपील्ड वर्ड यूज़ किया गया उसका मतलब होता है निरस्त करना। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मुद्दा उठाया था कि सेडिशन के अंतर्गत क्या हो रहा है। सरकार सेडिशन के अंतर्गत मान के चल लीजिए 100 केस दर्ज कर रही है, ठीक है, 100 में से मात्र 2 लोगों को सज़ा हो रही। इसका मतलब क्या हुआ? 98 लोगों को आपने झूठे केस में फंसाया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेडिशन कानून जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, जिसका प्रयोग भारतीय क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार लेकर के आई थी, आज उसका क्या काम है? न्यूजीलैंड ने ख़त्म कर दिया, इंग्लैंड ने ख़त्म कर दिया, लेकिन इंडिया में ये आज भी क्यों मौजूद है? इसलिए इन सब को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इस बिल के अंतर्गत पहली बार जो है टेररिज्म को, इसके अलावा सेपरेटिज्म को, आर्म्ड रिबेलियन को, इन सारी चीज़ों को परिभाषित किया गया है कि कौन कौन से काम इनके अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, यदि आप जो है सेपरेटिज्म कर रहे हैं, रिबेलियन का काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में, जिससे देश की सॉवरनिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी प्रभावित होती है, तो वो सारी चीज़ें ऑफेंस के अंतर्गत आने वाली हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि कावेरी रिवर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कावेरी रिवर का जो अपवाह क्षेत्र है वो कौन कौन से राज्यों में है। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, कर्नाटका, तमिलनाडु और कुछ कुछ जो हिस्सा है इसका केरला में भी इसका थोड़ा बहुत अपवाह क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर तमिलनाडु से होते हुए ये जो नदी है बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को गिरा रही है। कर्नाटक यदि कहीं पर बांध बना देता है तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु को पानी कम मिलना चालू हो जाएगा, तमिलनाडु को इससे दिक्कत होने लगेगी। हसन, कृष्ण राजा सागर, मैसूर है जो कि इस नदी के किनारे हैं, काबिनी जलाशय है, इसके अलावा मैटूर जलाशय है, इरोडे एक सिटी है, और ये कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर के किनारे मतलब बे ऑफ बंगाल के किनारे तंजावुर लोकेटेड है। तंजौर का मंदिर आपने सुने होंगे।
तो फेमस फेमस जो सिटी यहाँ पर हो गई, मैसूर हो गया, इरोड हो गया और दूसरा तंजौर। कावेरी नदी, कावेरी को तमिल भाषा में पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और ये दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ये दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम हुआ है कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में। जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको ब्रह्मगिरी पहाड़ी बोलते हैं, यहाँ से ये नदी निकली है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों से होते हुए बहती हुई ये दक्षिण पूर्व में जाती है, एक श्रृंखला बनाती है और पूर्वी घाटों में उतरती है। इसके बाद पांडिचेरी से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबनी, हरंगी इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राज्यों के बीच में क्या विवाद चल रहा है। ठीक है, तो जो 3 राज्य हैं और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी शामिल हैं। विवाद की उत्पत्ति लगभग 150 साल पहले 1892 और 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच मध्यस्थता के 2 समझौते के साथ में हुई है। इन समझौतों में ये सिद्धांत निहित है कि ऊपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी निर्माण गतिविधि के लिए निचले तटवर्ती राज्य की सहमति प्राप्त करनी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कर्नाटक से नदी निकली है, यदि कर्नाटक कोई भी प्रोजेक्ट इस नदी के ऊपर बना रहा है तो तमिलनाडु की सहमति उसको लेना जरूरी रहेगा। हालांकि देखा जाए तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के विरोध के बाद भी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने मेकेडाटू जलाशय परियोजना पर चर्चा नहीं करी थी। थोड़ा सा और इतिहास की तरफ हम जाते हैं। देखिए, कावेरी पर पहला कानूनी विवाद 19वीं शताब्दी के दौरान सामने आया था, जब भारत में रियासतें हुआ करती थीं और अंग्रेज़ों का राज था। एक तरफ मैसूर राजघराना है और दूसरी तरफ आप देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी है। 1881 में जब तत्कालीन मैसूर राज ने कावेरी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया तो तत्कालीन मद्रास राज ने इस पर आपत्ति जताई थी। ब्रिटिश शासन में पहली बार 1892 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच समझौता हुआ था। 1924 में फिर विवाद होता है और मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन इस बार इसके जल के दावेदारों में 2 नाम और जुड़ गए हैं, वो हैं केरल और पुदुचेरी। उस वक्त सभी पक्षों के बीच समझौता कराया गया और ये 50 सालों के लिए था, लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हो गया और सभी रियासतें अब भारतीय गणराज्य का हिस्सा हो गई हैं। मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी बन गई कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य, और यहीं से आप देखते हैं कि विवाद फिर और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। इसके बाद समिति बनाई जाती है और सभी पक्षों में समझौता कराया जाता है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर के चारों राज्यों में लंबे समय से विवाद चलते आ रहा था। केंद्र सरकार ने 1972 में एक समिति बनाई। ठीक है, इसके बाद ये जो समिति बनाई गई है, केंद्र सरकार ने 1972 में समिति बनाई। समिति रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद 1976 में कावेरी जल विवाद से जुड़े सभी पक्षों के बीच में फिर से समझौता होता है। इसकी घोषणा संसद में भी की गई, लेकिन समझौते का पालन हो ही नहीं पाया था। इसी के चलते चलते विवाद कंटिन्यू रहा। फिर 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार से कहा कि आप एक ट्रिब्यूनल का गठन कीजिए और वो ट्रिब्यूनल इसकी सुनवाई करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने सोचा था कि हम बातचीत के जरिए से ही इसका हल निकालें। इस बीच तमिलनाडु के किसानों की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक ट्रिब्यूनल गठित करने की सलाह दी थी। न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो न्यूज़ में बताया जा रहा है तमिलनाडु जो है तमिलनाडु कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट गया है। क्यों गया है? क्योंकि कर्नाटका ने रिफ्यूज़ कर दिया है कावेरी वाटर को शेयर करने के लिए। अब चूँकि कर्नाटक ऊपर में है, कर्नाटक से नदी निकली है, तमिलनाडु में आकर के मिली है और आगे यहाँ पर से जा कर के बे ऑफ बंगाल में अपना पानी खाली कर रही।
कोई भी चीज़ बनाना होगा तो एक बार तमिलनाडु से पूछना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कर्नाटका क्या कह रहा है, हम इसके पानी को शेयर नहीं करेंगे। इसी के चलते चलते तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने फ्राइडे के दिन कहा है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं ओवर इट्स ड्यू शेयर ऑफ कावेरी वाटर फ्रॉम कर्नाटका। जितना शेयर हमें मिलना चाहिए था उतना शेयर अभी तक हमें नहीं मिला है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो भारत का जो मून मिशन है चंद्रयान 3 उससे रिलेटेड ये मिशन। तो यहाँ पर रसिया की जो स्पेस एजेंसी है रोस रोस कोसमोस, ठीक, जिसने कि लॉन्च किया था लूना 25 फ्राइडे के दिन, उन्होंने कहा है कि देखिए इट्स लैंडिंग ऑन द मून वुड नॉट इम्पीड इंडियाज़ चंद्रयान 3। रसिया की तरफ से जो लूना 25 भेजा गया है उसको वो भी क्या है, चंद्रमा पे लैंडिंग कराना चाहता है। तो उसकी जो लैंडिंग है वो चंद्रयान 3 को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा रसिया का कहना है। चंद्रयान 3 को हमने कब लॉन्च किए थे, जुलाई 14, 2023 को। वहीं यदि हम लूना 25 की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था रसिया की वोस्टोचनी स्पेस पोर्ट के द्वारा कंट्रीज़ फार ईस्ट रीजन ऑन फ्राइडे। तो रसिया की जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पर बताया गया है, उसके द्वारा, ठीक है, ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ से फ्राइडे के दिन इसको रिलीज़ किया गया था। इट्स लूनार लैंडर इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच द मून ऑन अगस्त 23। इसमें जो लैंडर भेजा गया है वो बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। और सेम डे चंद्रयान 3 इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन द लूनार सरफेस। और उसी दिन जो है चंद्रमा में इंडिया भी अपना स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला है, इसलिए ये काफ़ी चुनौती वाला काम रहने वाला है। लेकिन लूना 25 और जो चंद्रयान 3 है हैव डिफरेंट लैंडिंग एरियाज प्लान्ड। अब दिक्कत इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि एक दूसरे एरिया में उतर रहा है और दूसरा किसी और एरिया में उतर रहा है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है कि ये दोनों जो है आपस में टकरा जाएंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो तामपारा लेक से रिलेटेड है। ठीक है, तामपारा लेक जो है उड़ीसा में लोकेटेड है और इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर लोकेटेड है तामपारा झील। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इससे रिलेटेड न्यूज़ में आज आई हैं। तो हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करने वाले हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना है उड़ीसा को कि आप जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवाइए तामपारा झील के किनारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ईस्टर्न जोन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट को कि आप जो है आगे आइए और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तामपारा लेक के किनारे उसको रोकने का काम करिए, जो कि जिसको डिज़ाइन किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है एज ए रामसर साइट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट पिक्चर्स्क्यू फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है स्टेट की। तो ये जो झील है वो फ्रेश वाटर वाली लेक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इशू किया है इस ऑर्डर को आफ्टर हियरिंग ए पिटीशन फाइल्ड बाय वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा। तो जो उड़ीसा की वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है उसके द्वारा एक याचिका दायर करी गई थी। एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है, ठीक, जिसने आरोप लगाया था कि जो लार्ज स्केल परमानेंट कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है तामपारा लेक के किनारे, इसको रोका जाना चाहिए। इसके बाद एक कानून की हम और चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत सरकार यह काम करने वाली है जो ऑनलाइन गेमिंग चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप कभी ड्रीम 11 खेले होंगे या फिर कोई और फैंटेसी खेलते हैं तो वहाँ पर आपको अब जीएसटी देना पड़ेगा। तो सरकार 28% की जीएसटी लगाने वाली है। सरकार का सोचना है कि इसमें सब लोग कमा रहे हैं, जो आदमी खेल रहा है वो भी कमा रहा है और जो
जो खिलवा रहा है वो भी कमा रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे, हमें भी 28% आप टैक्स दीजिए। पार्लियामेंट ने फ्राइडे के दिन क्लियर कर दिया है कुछ संशोधनों को, किसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर, जिसके अंतर्गत जो है 28% की जीएसटी लाई जाएगी ऑल बेट्स मेड इन कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो 28% का जो सरकार कमाई करने वाली है वो कहाँ कहाँ पर करेगी, जो कसिनो चलाए जा रहे हैं वहाँ पर, हॉर्स की जो रेसिंग हो रही है वहाँ पर, इसके साथ साथ में ऑनलाइन जो गेमिंग चल रहे हैं उन पर भी सरकार 28% का टैक्स लेकर के आई है। Along with amendment, the central and integrated GST law that were cleared without discussion by the lower house, states will also have to make legislative changes to their respective GST Act for 28% levy to kick in। अब 28% की जो लेवी लगाई जा रही है तो थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी छोड़ दिया गया है। इसके बाद जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें टैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखना है कि टैक्स आखिर होता क्या है। टैक्स जो है जनरली इनवॉलेंटरी फीस होती है। इनवॉलेंटरी फ़ी हम किसको बोलेंगे, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हमको देना पड़ रहा है। ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ये कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है। बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, सरकार अपना सरकारी काम करना चाहती है, इसके लिए किसी इंडिविजुअल से वो टैक्स ले रही है, कॉरपोरेशन से टैक्स ले रही है, आपसे एक फ़ीस वसूल रही है जिसको हम इनवॉल्यूंटरी फ़ी कहते हैं या फिर इसको आप टैक्स बोल सकते हैं। टैक्सेस आर इसेंशियली ऑफ क्विड प्रो क्यू इन नेचर। टैक्स यदि देखा जाए ना तो एक ही बार में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं जो है टैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अर्थ ये हो गया कि किसी चीज़ के बदले में दिया गया उपकार या फिर लाभ, इसको आप बोल सकते हैं कि फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। आप सरकार को दे रहे हैं, सरकार उसके बदले में आपको कुछ दे रही है। एक जो टैक्स है वो है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम किसको बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स दैट इज लेविड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जिस आदमी के ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है वही व्यक्ति इसको पेड करेगा, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, जीएसटी को। जैसे कि आप एक कपड़ा की शॉप में जाते हैं, ठीक है, कपड़ा की शॉप में आप जाएंगे, कपड़ा ख़रीदेंगे, आपने लिया 700 का कपड़ा और दुकानदार ने आपके ऊपर लगा दिया, मान के चल लीजिए 12% की जीएसटी। तो क्या हुआ, आपसे उसने वसूल लिया जीएसटी, जबकि सरकार कह रही हम व्यापारी के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन वो वसूल आपसे रहा है। इस प्रकार का टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आ जाता है। वहीं यदि हम देखें, यदि किसी इंडिविजुअल के ऊपर यदि कोई टैक्स लगाया जा रहा है, जैसे कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो सैलरी है 5 लाख को क्रॉस कर जा रही है, 7 लाख को क्रॉस कर जा रही है, तो यहाँ आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स लगना चालू हो जाएगा। आपके ऊपर लग रहा है, पेड भी आप कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको कोई और पेड करता है और लगता किसी के ऊपर है। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के, जैसे कि इनकम टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स है और वेल्थ टैक्स है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंतर्गत आ जाता है वैट, सर्विस टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और कस्टम ड्यूटी। ये सारे एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। तो जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है उसमें 17% की वृद्धि देखने को मिली है एज ऑफ 10 अगस्त। इंडिया का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो उसमें 17.3% की हमको वृद्धि देखने को मिली है। यदि 10 अगस्त को हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो 2023-24 के हिसाब से हमने जो एस्टिमेशन लगाया था उसमें हमें 32% की टोटल वृद्धि देखने को मिल जा रही है। टोटल जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो आज के टाइम में 6.53 लाख करोड़ हो गया है, या फिर 15.7% हायर है यदि आप पिछले साल की इससे तुलना करेंगे तो।
इसके बाद हम सीधे चलेंगे एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखेंगे पहले एडिटोरियल को। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऊपर रहेगा, नीचे में 2 इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो जो 3 सदस्यीय वाला जो है आयोग हमारा बन गया है। पहले के टाइम में क्या है, एक ही हुआ करता था, लेकिन काम का बर्डन जब बढ़ने लगा तो सरकार ने सोची कि नहीं, इनको जो है 3 सदस्यीय वाला बनाया जाए। तो चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर अन्य जो चुनाव आयुक्त हों, ठीक है, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। हम हिंदी में बात करते हैं, चुनाव आयोग की हम बात कर रहे हैं। अब जब इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के बात आती है तो इनकी नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है, इसका मतलब ये हो गया जैसे कि ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से इनको नहीं बना देगा कि किसी को भी उठा करके बना दिया। प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है वो उसको सलाह मशवरा देती है कि ये 2 ठो नाम हैं, ये 3 ठो नाम है, इनको आप ये बना दीजिए। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री कर रहा है अपने हिसाब से, अपने मनपसंद का व्यक्ति समझ लीजिए कि आप वो बैठा रहे हैं। इससे क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कामकाज है ना वो डायरेक्टली प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, ऐसी कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के दबाव में काम करेगा, सरकार के हिसाब से डिसीजन लेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन किया था। सुप्रीम कोर्ट अकेले की बात नहीं है, बहुत सारे एडिटोरियल ऐसे छपे हैं, लोगों ने आवाज़ उठाई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति में अपोजिशन पार्टी भी होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी होना चाहिए। हाल फिलहाल में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले एक कमेटी गठन करने की बात करी थी कि आप एक कमेटी बनाइए, इसमें एक जो आदमी रहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा, दूसरा रहेगा विपक्ष का लीडर और तीसरा रहेगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों लोग वोट डालेंगे, वोट के माध्यम से सिलेक्शन होगा कि किसको जो है निर्वाचन आयुक्त बनाना है, किसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में संसद में एक बिल लाया गया है, एक बिल लाई है सरकार ने क्या काम करी है, प्रधानमंत्री विपक्ष का लीडर है, लेकिन यहाँ पर सीजीआई की जगह में एक ठो कैबिनेट का मंत्री बैठा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। ठीक है, तो यहाँ पर एक और जो है मिनिस्टर बैठेगा जो कि सरकार की पसंद का रहेगा। अब जब भी वोट डाली जाएगी तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री है कैबिनेट, उन दोनों का वोट हमेशा एक सा आना है और यहाँ पर हमेशा से हारेगा कौन, लोकसभा के विपक्ष का नेता। तो जाहिर सी बात है कोई भी देश की सरकार हो कभी भी जो है सत्ता को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, वो चाहती है कि सारी चीज़ हम ही कंट्रोल करें। और इसी प्रकार का एग्जाम्पल हमको यहाँ पर देखने को मिला है जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी स्वतंत्रता को कुल मिलाकर के प्रभावित किया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर की जो स्वतंत्रता है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बिल ला करके। तो ये जो डिसीजन आया है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में आया है। गवर्नमेंट का बिल है टू गिव एग्जीक्यूटिव द अपर हैंड इन सिलेक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स इज कंट्रोवर्शियल एंड गोस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि सीजीआई बैठेगा, पीएम बैठेंगे, इसके अलावा विपक्ष का नेता बैठेगा। लेकिन यहाँ पर तो प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है, अपने मनपसंद का व्यक्ति को बैठा दिया है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि हम जो है राज्यसभा में एक बिल लेकर के आएंगे, ठीक है, और ये बिल पास भी सरकार करा दी है। इसके अंतर्गत क्या है ना, जो इलेक्शन कमिश्नर है इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति डायरेक्ट देखा जाए तो अब केंद्र सरकार करने वाली है।
इसका काफ़ी महत्व है, ये महत्वपूर्ण भी है और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी माना जा रहा है, बिकॉज इट गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था इसी साल में, ठीक है, उसके भी ये खिलाफ जाता है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे इसका क्या है, काफ़ी डिसिसिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस बॉडी के निर्माण में, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले जो साल है 2024 में चुनाव होने वाला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट को लेकर के यदि हम यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान देखें तो अंडर आर्टिकल 342(2) कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो अनुच्छेद 342(2) है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसकी एड एंड एडवाइस से? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। However, with no such law in force, they were appointed by PM and Council of Minister under the seal of President। अभी तक कोई नियम कानून नहीं है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही मिल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव करते हैं। तो आप जाहिर सी बात है, ये कभी आप सोच भी नहीं सकते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के दबाव में काम नहीं करेगा, निष्पक्ष होकर के काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी इसमें आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक पैनल बनाइए जिसमें पीएम रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे और ये अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन ये जो नया कानून है इसमें सीजीआई को हटा दिया गया है और कैबिनेट मिनिस्टर को बैठा दिया गया है। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें हम कैसे करके सुधार ला सकते हैं। राइटर ने यहाँ पर स्ट्रक्चर वर्ड का इस्तेमाल किया है। स्ट्रक्चरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, क्या हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से हमारे होना चाहिए। वाट शुड बी इंसेंटिवाइज एंड वाट शुड बी डिलेटेड और डिसकंटिन्यू। क्या चीज़ सरकार को हटा देना है और क्या चीज़ सरकार को कंटिन्यू रखना है। इसी को राइटर कह रहा है कि स्ट्रक्चरिंग का काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें टुडेज डार्क इकोनॉमिक कंडीशन, इट इज़ इसेंशियल दैट पर्सनल इनकम टैक्स इज़ एबॉलिश्ड। पर्सनल इनकम टैक्स को समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है स्क्रैप टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टर एंड अर्नर। इसके अलावा जीएसटी को भी स्क्रैप आप करिए ताकि जो इन्वेस्टर हैं और जो अर्नर हैं उनको थोड़ी सी कमाई हो सके। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट के पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से एंड आल्सो बाय लिबरल प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप जो है नोट की छपाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करी जाती है कि बैंक की जो ब्याज दर है वो किसके लिए कितनी रखी जाना चाहिए। तो जो एनुअल इंटरेस्ट पेड ऑन फिक्स्ड टर्म सेविंग एंड बैंक अकाउंट शुड बी 9%। यदि आप फिक्स टर्म सेविंग कर रहे हैं बैंक अकाउंट में तो आपको 9% का ब्याज मिले, तब जा कर के थोड़ा सा लोगों को फ़ायदा होगा। सो और टू इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ द मिडिल क्लासेस। इससे क्या होगा, जो मिडिल क्लासेस है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। वहीं यदि आप बात करें कोई स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है वो लोन लेना चाहती है तो उसको 6% से ज़्यादा में ब्याज नहीं मिलना चाहिए। द लोन टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्टर एंड दस एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, ये लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के इंडिया को आज के टाइम में ज़रूरत है पॉलिसी की अर्जेंटली, जिसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ प्रायोरिटी हो, इसके साथ साथ में कुछ
स्ट्रेटजी आप लेकर के आइए जिसमें टारगेट निर्धारित किए जाएं एंड स्पेल आउट एंड इंटेलिजेंट एंड ट्रांसपेरेंट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन प्लान टू फाइनेंस पॉलिसीज़। किसी भी पॉलिसी को फाइनेंस करने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से रिसोर्स का मोबिलाइजेशन होना चाहिए। रुपए का इधर से उधर आप तभी करिए। इसके बाद बात करी जाती है मार्केट सिस्टम को लेकर के। मार्केट सिस्टम कैपिटलिज्म वर्क्स एज प्रिंसिपल ड्राइवर। मार्केट सिस्टम कैपिटलिज्म काम करता है एज ए प्रिंसिपल ड्राइवर के तौर पर। आर इंसेंटिव एंड कैपिटल, दो चीज़ क्या क्या चीज़ हैं इसमें, वो है इंसेंटिव और दूसरा होता है पूंजी। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाइना का एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डेंग जियोपिंग एज सुप्रीमो इट अलाउड सोशलिस्टिक सिस्टम टू डाई एंड इकोनॉमिक मार्केट बेस्ड सिस्टम केम इन। यहाँ पर क्या होता है, जो सोशलिस्टिक सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया और जो इकोनॉमिक मार्केट बेस्ड सिस्टम है उसको लाया गया था। आपको डीरेगुलेशन और ह्यूमन राइट के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजेक्ट कर दें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को, सेफ्टी नेट को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको हमें एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है ताकि हम गार्ड कर सकें पब्लिक डिसऑर्डर को जो कि एराइज हो रहा है रैपिड डीरेगुलेशन से, जैसा कि 1991 के बाद में हमको रसिया में देखने को मिला था।